नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं संरक्षक कौन था जिस समय यहाँ पे हुमायूं का मृत्यु हो गया। उसमें अकबर जो था संरक्षक के साथ रहता था, तो उसमें अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर बैरम खां था, ठीक है। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था, ठीक है, बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसका किनके किनके बीच हुआ वो नीचे आपको हम बता देंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं? यहाँ पर आपको हम बताए हैं पानी 2, पानी 2, ठीक है, हल्दी में, पानी 2 हल्दी में अकबर है महान। मैंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर है महान। इसका देखिएगा थ्योरी क्लास आप जब देखिएगा ना, बहुत मस्त उसको ट्रिक बना के बताया गया, ठीक है। तो अकबर और हे मतलब हेमू, और महान मतलब महाराणा प्रताप। यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, और पानीपत का और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बनाया हुआ है, थ्योरी क्लासेस को ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था, ठीक है। इसमें अकबर का विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अभी हुआ 1576 ईस्वी में, आपको बता दिए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप का हार हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह लड़ रहे थे। अब देखिएगा, अकबर द्वारा किया गया युद्ध को भी आप याद रख लीजिएगा। इसका भी ट्रिक हमने आपको बना दिया है, जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो क्या लिखे हैं? पानी 2 घाटी युद्ध अकबर है महान, ठीक है। तो पानी 2 यहाँ पे लिख लिए, फिर इसी के नीचे युद्ध का नाम है, फिर घाटी युद्ध भी लिख लिए, और अकबर है महान। तो इस तरह से जा करके ये दोनों युद्ध अकबर के लिए है, और हे महान में एक हे दिए और एक महान दिए, ठीक है। तो पानी 2 मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, घाटी मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, और अकबर है महान मतलब अकबर और हेमू के बीच हुआ, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, ठीक है। पहला वाला किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच। घाटी युद्ध किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यही दो को इस तरह से सजा के आप याद कर लीजिएगा, तो आपको मुगल साम्राज्य का लगभग जितना युद्ध हुआ है वो सारा चीज़ हम आपको कंप्लीट यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पानीपत का देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहे और महाराणा प्रताप की हार हुई। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अब आप सबको यहाँ पे अच्छा से जरूर बना लीजिएगा, और सारे प्रश्न का जवाब मुगल साम्राज्य से जरूर दे लीजिएगा, और आपके लिए यह बहुत ही आसान होते जा रहा होगा, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, देखिए यहाँ पर बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है, इसलिए बचपन का नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे, क्या ट्रिक था बता दे रहे हैं। अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ, ठीक है।
तो अ से है देखिए अकबर, उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। खू से है देखिए खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। साली से सलीम हो जाएगा, और जहाँ से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था, राइट आंसर सी। न्याय की जंजीर के लिए किसको इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है, अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर, ठीक है। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को प्रसिद्ध माना जाता है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत MBI है, 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके आए थे जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। और इस समय यह जहांगीर इस बात को नहीं जानता था कि ये हमें लूट करके ही जाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हो गया था, व्यापार की अनुमति देना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा, ठीक है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरून निशा के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो वास्तुकला के दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, ठीक है। तो आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो देखिए आगरा का जो ताजमहल था उसका निर्माण आपको शाहजहां की तरफ से करवाया गया है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां, ठीक है। तो जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे कि आपको जो मुगल साम्राज्य के शासक के नाम थे वो क्या था। तभी आपको याद आ रहा होगा, भाज-शो, ठीक है। भाज-शो मैंने पहले तो बाबर हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और ये अंतिम हो गया औरंगजेब। तभी ना शासक का नाम इस क्रम से लिखा गया है, तो अंतिम औरंगजेब है। तो आपसे पूछा है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। पहला शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा शासक कौन था? तो हुमायूं। तीसरा शासक कौन था? तो अकबर। चौथा शासक कौन था? जहांगीर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत तरह से पूछा जा सकता है, बस आप ट्रिक को याद रख लीजिए या कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, बदरुद्दीन, ठीक है। तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है शाहजहां। सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश से याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहां का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बच्चा फरीद, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता था? शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, ठीक है। तो शेर खां को ही शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह को ही शेर खां भी कहा जाता है। एक शेर के बचाने को उपलक्ष्य में दिया गया था जिसको उपाधि, तो ये आपको नीचे क्लास थ्योरी में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्हें उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में दी थी। उनको शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, इसलिए मिला था, ठीक है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर खां का पहला संघर्ष जो था आपको हुमायूं के साथ ही हुआ था, ठीक है। चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। यहाँ पर समझौता के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं, ठीक है।
तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेरशाह ने ही करवाया है। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेरशाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेरशाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी, या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी तारीख है शेरशाही में। ठीक है, तारीख है शेरशाही मिलेगा। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना, या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। ठीक है, तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 5 रत्न, 6 रत्न, 9 रत्न, या कोई नहीं। ठीक है, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेस में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम, या कोई नहीं। ठीक है, तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है शालीजहाँ। ठीक है, तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुर्रम और से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी, और शालीजहाँ, शाली से सलीम, और जहांगीर से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुर्रम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्ण युग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय, या सभी? तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 8 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आपको क्या हुआ? तो यहाँ पर मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी चढ़ाने के बाद यह बात सैनिकों में आग की तरफ फैल गई और उन्होंने क्या किया? 10 मई 1857 ईस्वी को युद्ध का शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने भारत का सम्राट किसको घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, बहादुर शाह, यह सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो वहाँ उस समय कौन थे राजा? तो बहादुर शाह जफर थे। इनसे इन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि आप सभी को भेज करके 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने इनका सहायता किया और क्या किया? सभी मुखियाओं, सभी उच्च वर्ग के लोगों को पत्र लिख करके अवगत किया कि यहाँ पर जो 1857 ईस्वी का विद्रोह चल रहा है उसमें आप सभी कोई भाग लें। ठीक है, तो इसलिए बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था सैनिकों के तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह जब 11 मई दिल्ली पहुंचा तब सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है, अपना सम्राट घोषित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिक असंतोष का कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिकों में असंतोष था, इसका कारण क्या था? पहला, अंग्रेज सैनिक की तुलना में भारतीय सैनिक को कम वेतन तथा सुविधाएं प्राप्त होना। बिल्कुल सही ये चीज़ है कि ये अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। ये भी सही है कि सेना के उच्च पद पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाने लगा। कंपनी के सैनिकों को देश या विदेश कहीं भी समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाना, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला देखिएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? देखिए ये जो नेतृत्व है, यह नेतृत्व याद रख लीजिएगा। सभी नेतृत्व को हमने इसमें करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है, और बाकी कुछ नेतृत्व को आपको पार्ट 2 में दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से है। नेतृत्व से एक प्रश्न रहता है, आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, प्रश्न बहुत कम पढ़िए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल JCERT राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम मिलेगा, इसलिए राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही पढ़िएगा आप सभी को। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर जा रहा है बस धोखा खा रहा है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना को देख लीजिएगा, उससे आपको पासिंग मार्क्स अवश्य रहेगा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक थोड़ा सा बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा। क्या है? दिव्या कानपुरना लखबे, दिव्या कानपुरना लखबे। ये दिव्या कानपुरना लखबे से 3 प्रश्न आपको निकल कर रहा है। देखिए दिव्या में दी से है दिल्ली, और बेयस हो जाएगा बख्त खां या बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर तो कानपुर हो गया, और नास हो जाएगा, देखिए नाना साहब एवं तात्या टोपे हम लोग कहते हैं। ठीक है, लखबे में लख से देखिए लखनऊ है, और बे से देखिए बेगम हजरत महल है। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया दिल्ली में से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर या बख्त खां ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से कौन किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। ये 3 टॉपिक याद हो गया, और तीनों से एक प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, या कोई नहीं। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था? दिव्या, क्या हमने लिखा था? दिव्या कानपुरना, दिव्या कानपुरना लखबे, यानी दिव्या में दी से दिल्ली, और यहाँ से बख्त खां या बहादुर शाह जफर। कानपुरना तो कानपुर, और ना से नाना साहब एवं तात्या टोपे याद रखते हैं। ठीक है, और लखबे, लखबे में लख से है लखनऊ, और बे से है बेगम हजरत महल। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुरना नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए ना। लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे लखबे, क्या लिखा हुआ था? लखबे, तो लख से लखनऊ, और बे से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे बना हुआ है लखबे, लखनऊ, बे से बेगम हजरत महल, दिव्या कानपुरना लखबे। ये ट्रिक है जिसमें बहुत कुछ बन जाता है आपको। झांसी से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, बेगम हजरत महल, या कोई नहीं। ठीक है, तो झांसी से कौन 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक है, झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह। ठीक है, झारखंड में झा से देखिए झांसी, और र से है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी से कौन नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई। इलाली, इला से इलाहाबाद,
और ली से लिकायत अली, यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया? लिकायत अली। ठीक है। अब जगदीश का मतलब जगदीशपुर बिहार है, और बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, वीर कुंवर सिंह, या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेगम हजरत महल। ठीक है। तो देखिए अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? झारखंड, क्या पढ़ा था? झारखंड को इलाली जगदीश सिंह। ठीक है। जगदीश में जगदीशपुर, ये जगदीशपुर का है बिहार, और सिंह से कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है। अगला है, बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान, या कोई नहीं। ठीक है। तो बरेली से कौन किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इसका देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान, तो बरेली से बरेली हो गया, खान से खान बहादुर खान हो गया। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। राइट आंसर सी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ब्रिटिश लेखक, ईसाई मशीनरी, विनायक दामोदर सावरकर, या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है। ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ठीक है। चलिए अगला क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्वकर्ता छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, या कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे। ठीक है। छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? छिप करके जंगलों में तात्या टोपे जी चला रहे थे। छोटा नागपुर के कमिश्नर J.R. ओसले द्वारा रांची जिला स्कूल का स्थापना कब किया गया? ठीक है। छोटा नागपुर के कमिश्नर J.R. ओसले द्वारा रांची जिला स्कूल की स्थापना कब किया गया? 1838 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1841 ईस्वी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका है 1839 ईस्वी में किया गया था। देखिए यहाँ पर नोट बनाया गया हुआ कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो रांची जिला स्कूल की स्थापना ओसले द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? छोटा नागपुर के कमिश्नर J.R. ओसले द्वारा रांची जिला स्कूल का स्थापना किया गया था। ठीक है। छोटा नागपुर के कमिश्नर J.R. ओसले द्वारा रांची जिला स्कूल का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमीरा का तख्ता, याद रखिएगा कथन, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमीरा का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? ठीक है। यहाँ पर क्या करना चाहते थे, जो आंगलवादी विचारधारा के लोग थे वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। ठीक है। तो ये आंगलवादी विचारधारा के लोग कहते थे कि यूरोप का एक पुस्तकालय का एक अलमीरा का तख्ता जो है वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है। समस्त साहित्य से अलमीरा अधिक महत्वमूल्यवान है, पुस्तकालय बहुत महत्वमूल्यवान है। ये किसने कहा था? मैकाले ने, मुनरो ने, विलियम कैरी ने, सभी ने। तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कौन कर रहा था? मैकाले। इसलिए राइट आंसर मैकाले होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। बंगाली भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक का नाम क्या है? यंग इंडिया, न्यू टेस्टामेंट, नौजवान, या कोई नहीं। ठीक है। तो बंगाली भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था, वो था आपका देखिए न्यू टेस्टामेंट। क्या था? न्यू टेस्टामेंट था बंगाली भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक। देखिए इसके बारे में यहाँ पर नोट्स हमने बना दिया है। विलियम कैरी ने कलकत्ता के निकट सेरामपुर मिशन खोला था। ठीक है। विलियम कैरी ने कहा कलकत्ता के सेरामपुर मिशन खोला था। विलियम कैरी ने न्यू टेस्टामेंट का बंगला भाषा में अनुवाद छपवाया।
यह बांग्ला भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक थी। ठीक है, तो बांग्ला भाषा में छपने वाला पहले पुस्तक का नाम क्या था? न्यू टेस्टामेंट था। और छापने वाले कौन थे? विलियम कैरी थे। ठीक है, विलियम कैरी थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के उपनाम से किसको जाना जाता है? वुड्स डिस्पैचरिया, वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, रक्षाल आयोग। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ शिक्षा के लिए क्या आया था? वुड्स डिस्पैच आया था, और इसी का उपनाम है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ना। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे लिख दिए हैं हम आपके लिए। यहाँ पे यहाँ पर जो है आपका थ्योरी और उसके साथ MCQ दोनों को हमने इसमें समाहित कर दिया है, और इसी में ये जो है आपका चैप्टर समाप्त भी हमने कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर नोट्स है आप सभी के लिए, आप सभी यहाँ से जरूर तैयारी कीजिएगा ना। देखिए नोट में क्या है, सर चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, चार्ल्स वुड जो थे कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 ईस्वी में शिक्षा संबंधी एक विस्तृत नीति पत्र तैयार किया था। कौन? चार्ल्स वुड। ठीक है, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? वुड्स डिस्पैच कहा जाता था, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के उपनाम से भी जाना गया। ठीक है, मैग्ना कार्टा के उपनाम से जाना जाता है। इसमें प्राथमिक पाठशाला से लेके, ये देखिए इस वुड्स डिस्पैच में क्या था उसको भी देख लीजिएगा। इसमें प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा सभी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया। ठीक है, चार्ल्स वुड देखिए कौन थे? वुड शिक्षा के द्वारा भारतीयों को परिवर्तित कर विदेशी वस्तुओं का खरीदार बनाना चाहते थे। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का खरीदार उनको बनाना चाहते थे शिक्षा के द्वारा, इसलिए इन्होंने शिक्षा पत्र का नीति तैयार किया, और वुड्स ने तैयार किया था, इसीलिए इसको वुड्स डिस्पैच भी कहा जाने लगा। और ये क्या था? मैग्ना कार्टा था, मतलब कि यहाँ पर जो भारतीय थे उनको जो है यहाँ पर बदल करके क्या करना था? तो विदेशी वस्तुओं का सामान खरीदना था, इसलिए वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए, उनका नाम क्या है? 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय खोले गए, तो उनका नाम क्या था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या सभी। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये तीनों में खोले गए थे। राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था आपका? वुड्स डिस्पैच नीति के तहत अंग्रेजों अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1855 में, तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे, ये अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटो यह कथन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वे अपने पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भारतीय ज्ञान एवं दर्शन की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अगला है, डीएवी की स्थापना कब किया गया? डीएवी की स्थापना कब किया गया? 1884, 1885, 1886, 1887। ठीक है, डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है आपको 1886 ईस्वी में किया गया। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिख दिए हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में सबसे पहले लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार से ही
लाला हंसराज ने डीएवी का स्थापना किया। किसने किया? कभी पूछेगा कि डीएवी का स्थापना किसने किया, तो लाला हंसराज ने कब किया? 1886 ईस्वी में सबसे पहले। और सबसे पहले कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। इसके बाद यह भारत के सभी राज्यों में फैल गया। ठीक है। डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? तो डी से दयानंद, ए से एंग्लो और वी से वैदिक। डीएवी की स्थापना की। धीरे धीरे इसकी शाखाएं पूरे देश में खुल गई और स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी पूरे देश भर में हुई थी। पहले तो डीएवी प्राथमिक स्तर पर और मध्य स्तर पर था, लेकिन 1906 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के बाद यह विश्वविद्यालय महाविद्यालय की भी स्थापना डीएवी के द्वारा किया गया। ठीक है। शिक्षा की वर्धा योजना किसने तैयार किया था? शिक्षा की वर्धा योजना किसने तैयार किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वो शिक्षा की वर्धा योजना तैयार शुरू किए थे। इसमें क्या था कि इस वर्धा योजना में जो था कि बच्चे जो है यहाँ पे सिल्क बुनने, ठीक है, खादी कपड़े बुनने, विभिन्न तरह के हस्त चीज़ों को सीखने का इसमें कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिससे बच्चे सीख करके अपना रोजगार कर सकते हैं। तो वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। नोट्स यहाँ पर देखिए, 1937 ईस्वी में गांधी जी ने शिक्षा की वर्धा योजना तैयार की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, मतलब हाथ से बना हुआ चीज़ों का उत्पादन करना था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को 7 वर्ष तक अपनी भाषा में अध्ययन करना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या कोई नहीं। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र जी, रविंद्रनाथ टैगोर या कोई नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे आपका? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट्स हमने कर दिया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी का बचपन में अपने विद्यालय जाने का मन नहीं करता था। उसने अपने विचारों को कार्य रूप देने के लिए टैगोर जी ने 1901 ईस्वी में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और ये कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता थे। और कहाँ पर किया? तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, कलकत्ता नाम आता है। धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया। ठीक है। किसने किया? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इनका प्रारंभिक नाम जो था लाहना था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिकृष्ण। ठीक है। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद। ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया और खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा, अर्जुन देव को किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा, खुसरो का आशीर्वाद देने पर? तो जहांगीर ने। ठीक है। किसने? जहांगीर ने। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो यहाँ पे आपको जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना भी जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा
किया गया। ठीक है, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, कोंडदेव, शाहजी भोसले। शिवाजी का पूरा हमने देखे ट्रिक से आपको पढ़ाया था। ठीक है, कौन थे? शिवाजी शाहजी को साल देकर पुणे और बंगाल साथ गए। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु यहाँ पर देखिए दो तरह के गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनमें नाम आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम भोसले आता है। ठीक है, अब देखिएगा समर्थ रामदास था। अब देखिएगा और इनके एक गुरु थे और जो यहाँ पर चरित्र निर्माण किए वो उनके दादा या कोंडदेव का नाम आता है शिक्षक का। ठीक है, तो आध्यात्मिक में समर्थ रामदास, अमरदास और इसमें कोंडदेव, दोनों को याद रखिएगा। ठीक ना, शिवाजी के गुरु या दादा, शिवाजी के गुरु या दादा का नाम कोंडदेव था और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के छत्रपति की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान, नवरत्न, सप्तप्रधान या कोई नहीं। शिवाजी के दरबार में कौन थे? ठीक है, तो शिवाजी के दरबार में आपका थे अष्टप्रधान। शिवाजी के मंडली में अष्टप्रधान थे जिसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद था। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? संस्कृत, उर्दू, मराठी या बंगला। ठीक है, तो शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा को अपनाया था, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रचलन था।